चलिए फ्रेंड्स, ये सर्किट्स के ही और क्वेश्चंस हम आगे बढ़ा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और बीच शो में जब हमने डिस्कस कर लिया था तो अब केसेस ऑफ सिमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। और सिमेट्री में आपको पता तो है ही कि आप अगर आपको ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है तो आप ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करिए। लिख दीजिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। And check whether the circuit to the left and right of AB is identical. AB के लेफ्ट में और राइट में सर्किट आइडेंटिकल है। और अगर ऐसा है तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जितने भी पॉइंट आते हैं सर्किट के, जहां जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्किट को कट करता है वो सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। वो सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं। लिख दीजिए, all points of the circuit which lie on perpendicular bisector, all points of the circuit which lie on perpendicular bisector are at same potential and should be given same name. Say x. अगर मैं इसको x बोलूंगा इसको भी x बोलूंगा। Now we will calculate RAX निकालेंगे और हम जानते हैं जितना RAX आएगा उतना ही RX भी आएगा। तो RAB is equal to 2RAX। पहले मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉप कर लूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बना लूंगा और ये सारे पॉइंट सबको नाम दे दूंगा x। अब मैं ये सर्किट मिटा दूंगा, एक तरफ का रेजिस्टेंस निकालूंगा और बस जो भी आंसर आएगा उसे डबल कर दूंगा, है ना। ये पॉइंट अगर d है तो आप जानते हैं आप ये यहाँ बनाइए, x यहाँ बनाइए और एक नोट्स भी बना दीजिए ताकि x कहीं आपका गुम ना हो जाए। आप A से D ये R बनाइए, फिर D से X ये R/2 बनाइए और D से X ये R बनाइए। ये A है, ये X है, ये R है और ये R है और ये R/3 है। R/2 और R पैरेलल में है, आंसर आएगा 1/1 + 2। R/2 से तो छोटा ही आएगा, तो 4R/3 और R पैरेलल में है। 4R/3 is in parallel to R, तो आप जानते हैं 4/3 + 4R, so 4R/7 is the answer। 4R/7 is the answer। पर बस हम यहाँ पे भी चांसेस हैं कि शायद हम ये भूल जाएं कि ये खाली RAX है, हमें इसे अभी ऐसा रेजिस्टेंस XD का भी ऐड करना बाकी है। जो टोटल रेजिस्टेंस RAB के बीच में आएगा वो इसका डबल होगा और वो 8R/7 होगा। कैपेसिटर्स में जब ऐसा ही नेटवर्क बनता था वहाँ आंसर आता था 7C/8। अब ये सारे रेजिस्टेंस R के हैं और आपको एक बार फिर A और B के बीच में R इक्विवेलेंट बनाना है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे और आधा सर्किट इसका रब कर देंगे। ये पॉइंट X है, हाँ ये R/2 है, ये पॉइंट X है, ये पॉइंट भी X है और ये R/2 है। अब I will make use of folding symmetry।
AX के ऊपर सर्किट है वैसा AX के नीचे भी सर्किट है। पहले हमने लेफ्ट और राइट में देखा था इस लाइन के सिमेट्री थी, अब इसके ऊपर और नीचे सिमेट्री है तो इन्हें हम फोल्ड कर देंगे यहाँ से, तो AX तो ऐसा ही रहेगा। थोड़े से स्टेप्स मतलब और कम हो सकते हैं बस, और बाकी ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। अब अगर इस पॉइंट का नाम मैं D दे रहा हूँ तो ये और ये R/2 हो गया, तो ये और ये R/2 हो गया। या मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि R/2 और R/3 है, ये R/3 है, तो ये R/3 और ये वाला भी R/3 पैरेलल में है, ये R/6 है और आधा हो जाएगा ना, ये R/2 और R पैरेलल में R/3 आया था, अब ये R/3 और ये R/3 मैंने डायरेक्टली R/6 लिख दिया। तो अब ये हो गया, इधर हो गया R, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है X, और ये R/2 प्लस R/6 हो गया, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3R/6, 3R/6 प्लस R/6 यानी 4R/6, ये 2R/3, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 2/3 प्लस 2R, 2R/5, और ये खाली RAX है, और RAB जो होगा वो इसका डबल होगा, और हाँ वो 4R/5 होगा। ये मुझे पता है ये R और R पैरेलल में R/2 हो गए, ये पूरा मिला के R/3 है, ये R/3 और R/3 पैरेलल में R/6 हो गए। एक बार फिर ये सिचुएशन आपके सामने है कि सारे रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल हैं, ऑल रेजिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल, फाइंड RAB। चलिए सबसे पहले तो ये मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूँ, और ये पॉइंट X है, ये X है, ये X है, ये X है और ये X, ये R/2 है और ये भी R/2, बाकी ये R है, ये R है और ये R। तो ये जितने रेजिस्टेंस इसके अलोंग आते हैं ना, इस पाथ के अलोंग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, वो भी सब हट जाते हैं, वो भी सब हट जाते हैं, क्योंकि ये X और X सेम पोटेंशियल में है। तो इसको रब करने के बाद सर्किट ये बचेगा, एक तरफ का जो सर्किट बचेगा उसके लिए दोनों रेजिस्टेंस भी नहीं रहेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग आते हैं वो सब की जीरो हो जाते हैं। अब मैं इसकी सिमेट्री ले सकता हूँ, फोल्डिंग सिमेट्री, A और X के बीच में ये तो R हो गया, अब ये R और R/2 पैरेलल में है तो ये R/3 हो गया, और फिर वैसे ही ये भी R/3 हो गया, है ना। ये मैंने यही सॉल्व कर लिए, मुझे पता है कि ये भी, ये जो पॉइंट है, अच्छा ऐसा नहीं कर पाऊंगा पहले, ये वाला पॉइंट भी है एक्चुअली, ये पॉइंट भी है, इसलिए थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं, ये A और X के बीच में R है, फिर ये R और R पैरेलल में है, तो ये R/2 है, फिर ये R और R पैरेलल में है, तो ये R/2 है और ये पॉइंट X है, और ये R/2 और R/2 पैरेलल में है, तो ये R/4 है, R/4, ये भी X है। अब A से X के बीच में एक तो ये R बन गया, और ये एक बन गया 2R/4 प्लस R/4, ये 3R/4। अब यहाँ पे है एक R/2 का और एक है ये वाला R/4 प्लस 2R/4, 3R/4, ऐसा। और इस वाले को भी मैं R/4 लिख लेता हूँ, ये 4R/4 हो गया, 4R/4 हो गया ना, R हो गया, तो ये रेजिस्टेंस R/2 आ रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस शायद R आ जाएगा। ये जो R/2 है ना, ये हो गया 2R/4, 2R/4 प्लस 3R/4, ये हो गया 5R/4,
रिजल्ट हो जाएगा 5/9r, 5/9r। और अगर एक और सीरीज में है, इतना ही और सीरीज में इंटू 2 कर दूंगा तो 10/9r इसका सही जवाब है। हाँ, यहाँ पे ये बात फिर एक बार सही है। यहाँ से हम सब सर्किट को दोबारा सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये सारे स्टेप्स हम दोबारा कर रहे हैं। ये r/2 और r/4 जो पैरेलल में है, ये एक्चुअली r/6 आ रहा है। तो अब दोबारा सर्किट बनाते हैं। ये a हो गया, ये x हो गया, ये r हो गया, और ये r/2 हो गया, और ये दोनों r/6 हो गए। ये तो अब ये r/2 प्लस r/6, इसको मैं लिख लेता हूँ 3r/6 और r/6। ये फाइनली हो गया 4r/6 and 2r/3। ये r हो गया और ये 2r/3 हो गया। तो बेसिकली 2/5 आया। इनका रिजल्टेंट आया 2/5r। ये पैरेलल में है 2/5r, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/5r। यहाँ तक तो हमने क्या किया, ये सर्किट हटा दिया, ये इसको ये इस पे ओवरलैप कर दिया, फोल्डिंग सिमेट्री यूज की। इसके बाद इसको पूरा फोल्ड कर दिया, तो इसको छोड़ के बाकी सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए। इसके पैरेलल में ये आ गया, इसके पैरेलल में ये आ गया, और इसके पैरेलल में ये आ गया। बस उस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। इनका रिजल्टेंट आएगा r/6, और अभी r/2 और r/6 ये r के पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 3r/6 प्लस r/6, यानी 4r/6 यानी 2r/3। 2r/3 और r पैरेलल में है, तो ये 2/5 हो जाएगा। ये आधे सर्किट का रेजिस्टेंस है, आधा और ले लीजिए तो वो 4r/5 इसका फाइनल आंसर है। तो एक बार फिर आपके सामने ये सर्किट है। ए और बी के बीच में सारे रेजिस्टेंस आर के हैं, और ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक बार फिर सिमेट्री के कारण मैं यहाँ से कट करता हूँ। इसका नाम x रख देता हूँ, इसका नाम x रख देता हूँ। ये भी x है और ये भी x है, तो ये रेजिस्टेंस दोनों हट जाएंगे। इसके इस तरफ का नेटवर्क तो हट ही जाएगा। क्या ये नेटवर्क तो हट ही जाएगा। इवन ये जो रेजिस्टेंस है ये बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि x और x के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, शॉर्ट सर्किट होता है। x और x के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। अब कहानी ये है, अब बस इसकी यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री लगा दो, तो केवल एक ये r जिंदा रखो, इसे तुम a कह लो। उसके बाद यहाँ पे एक x पॉइंट ले लो, तो चलो ये मैं d पॉइंट ले लेता हूँ। a से d ये हो गया, और अब d से x में क्या है, ये और ये दोनों पैरेलल में है, ये r/2 हो गए, और ये दोनों भी पैरेलल में है, और ये डायरेक्टली a और x के बीच में है। ये शायद आपने यहाँ गलती की हो, ये r और r पैरेलल में है, ये r/2 है, तो और ये डायरेक्टली a और x के बीच में है। अब ये हो गया r प्लस r/2 सीरीज में 3/2r, और 3/2r और r/2 पैरेलल में है, तो r/2 into 3r/2। अब मैं r/2 कॉमन ले लेता हूँ r1 प्लस r2 में से, तो ये ऐसा बच जाएगा। ये r/2 कैंसिल हो गया, तो ये 3r/8, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप rxb को भी अकाउंट फॉर करना चाहते हो। ये आधा रेजिस्टेंस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 3r/4। और एक बार फिर ये सारे रेजिस्टेंस r के हैं, आपको a और b के बीच में r इक्विवेलेंट निकालना है। चलिए एक बार फिर हम लोग यहाँ सर्किट कट करेंगे, और इधर
का रेजिस्टेंस मिटा देंगे सिमेट्री के कारण, और इस पॉइंट को भी x कहेंगे, इसको भी x कहेंगे, इसको भी x कहेंगे और इसको भी x कहेंगे। ज़्यादा ही है तो बस इसको मैं d कह लेता हूँ और मैं भी इसको e कह लेता हूँ। तो ये a से बेसिकली मुझे तो x तक आना है, तो a से पहले मैं d पे आ जा रहा हूँ। मेरा ये रेजिस्टेंस r हो गया और d से x ये r, ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो r और r पैरेलल में r/2 आ गए। अब मैंने यहाँ लगाई है फोल्डिंग सिमेट्री, इसको ढाल के पूरा फोल्ड कर दिया है। तो इसके अलावा बाकी सारे इसके पैरेलल में ये है, इसके पैरेलल में ये है, ऐसा। तो इसके पैरेलल में अब इसको मैं बनाता हूँ, तो ये हो गया r/2 और यही पॉइंट चलो e है मान लीजिए r/2। अब यहाँ से x की तरफ जा रहे हैं ये लोग, ये वैसे ही खुद r/2 है और ये दोनों मिलके, और अच्छा नहीं सॉरी, ये r है, इस पॉइंट से x की तरफ जा रहा है एक ये r, तो चलो कम से कम ये r और ये r तो मैं r/2 ले लेता हूँ। ये r और ये r मैं r/2 ले लेता हूँ। अब इसके बाद ये r/2 और r/2 में r/4 ले लेता हूँ। ये भी e और x के बीच में ही जुड़ा है, ये ऐसा हो गया, ये r/4 हो गया। अब ये a है, ये x है, a से x के बीच में ये वाला तो आ गया 3r/2 और इधर आ गया ये r/2 और ये r/2 और r/4 पैरेलल में है, तो r/2 into r/4 और r/4 plus 1/2, क्योंकि r/2 है ना ये, तो ये कैंसिल हो गया, हो गया r/2 into 3 r/6, हो गया r/6। अब ये 3r/6 प्लस ये r/6। अब सर्किट ये है a से x के बीच में, ये 3r/2 है और ये एक्चुअली 3r/6 प्लस r/6 4r/6 है, ये 2r/3 है, ये 2r/3 है। और अब मैं इनका रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ, हो जाएगा 3/2 into 2/3 अपॉन 3/2 प्लस 2/3। तो ये न्यूमरेटर तो 1 हो गया और डिनोमिनेटर में इधर 6 आ गया और 9 प्लस 4 आ गया, तो 6/13 r(ax) हो गया, r(ax) हो गया 6/13 और r(ab) चाहिए मुझे, वो होगा 2 into r(ax), तो हो जाएगा 12/13 और सब बाद में मैं r लगा ही दूंगा। ये है कहानी। अब हम कुछ जनरल मिक्स्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिर्फ आर इक्विवेलेंट के सवाल नहीं कर रहे, अब हम साथ में कहीं वोल्टेज और कहीं करंट के सवाल भी करेंगे वापस। इसके अक्रॉस 7 वोल्ट है, आपको बैटरी का टोटल वोल्टेज बताना है 21। हाँ, इसमें अब मैं बोलता हूँ सीरीज में है ये, तो जो इसका वोल्टेज है मतलब जो इसका करंट है वही इसका करंट है, तो भाई इसका I है, इसका V by R, तो V by R इज इक्वल टू जो करंट है मैं वो इक्वेट कर रहा हूँ, करंट है V by R, तो इसका जो वोल्टेज है V2/2 और इसका जो वोल्टेज है वो है V4/4। इससे V2 और V4 निकाल लीजिए, V2 निकाल लीजिए, V4 निकाल लीजिए और फिर टोटल आंसर है जो V है ना, वो है 2 का वोल्टेज प्लस 3 का वोल्टेज प्लस 4 का वोल्टेज। एक तरीका तो यह हुआ, तब जैसे ही आपको दो सीरीज में दिखते हैं ना, आप उनके V by R को इक्वेट कर दीजिए। ये कैलकुलेशंस हैं, V2 जो आ रहा है, V2 आ रहा है 7 × 14/3, V4 आ रहा है 7 × 28/3 और फिर मैंने सारे वोल्टेज ऐड कर दिए, इससे आंसर आ गया 21 वोल्ट।
इक्विवेलेंट निकाल। हाँ, इसको करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप बोलिए जो 3 ओम में करंट जा रहा है ना, जो करंट इसमें है वही इनके आर इक्विवेलेंट में भी है, और इनका आर इक्विवेलेंट निकालना आसान है। तो 2 + 3 5 और 5 + 4 9। तो अब बात यह है कि 3 ओम वाले के अक्रॉस 7 वोल्ट है, तो 9 ओम वाले के अक्रॉस कितना होगा? 3 ओम वाले के अक्रॉस 7 है, तो 2 और 3 5, इनका आर इक्विवेलेंट आ रहा है 9। आई होता है V बाय R, और आई सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो 9/3 इज इक्वल टू V डैश बाय 7। अगर ये रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो गया है तो इसका वोल्टेज भी 23 टाइम्स हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। हाँ, R इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट तो आप हमेशा ही लगा सकते हैं। जो करंट इसमें है वही करंट इनके R इक्विवेलेंट में है, ये कॉन्सेप्ट लगाइए। अभी क्वेश्चन है आपके पास कि ये शायद मैंने रेजिस्टेंस तो वही है 2 3 और 4 पर, अब ये सीरीज में नहीं है, अब ये पैरेलल में है, इनका आर इक्विवेलेंट निकालना थोड़ा कठिन रहेगा। अब वही है कि इसमें करंट 7 एम्पियर है, तो ये टोटल करंट आपको बताना है। अब ये पैरेलल में है, मैं अलग से पैरेलल का तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ वोल्टेज सेम होता है, तो जो आई आर इसका है वही आई आर इसका है। तो अगर इसमें करंट I1 है, I डैश है, तो I डैश इंटू 2 भी 7 3 21 है, तो जो I डैश है वो 10.5 हो गया, और यहाँ करंट है I डबल डैश। अब मैं ले सकता हूँ, इसकी दो चीज़ें पता है, इसका वोल्टेज पता है, तो I डबल डैश इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 7 3 21। तो I डबल डैश इज 10.5 का भी आधा 5.25, और टोटल करंट है फिर I जो है वो इनका सम है 7 प्लस I डैश प्लस I डबल डैश है, तो 7 प्लस 10.5 प्लस 5.25 है, और 17 और 22.75। 10 और 5 17, 17 और 7 24, ये 17 हो गया, 17 5 20, 17 और 5 22 ही हो रहा है। हाँ, 10 और 5 15, 15 और 7 22, तो यही करेक्ट आंसर है 22.75 एम्पियर। ये 91/4 सही बैठता है। हाँ, हम आर इक्विवेलेंट वाली बात भी करेंगे आपसे, और अब ये कहेंगे कि भाई मेरा तो एक थंब रूल तो ये है कि जैसे ही मुझे 2 या 3 या 4 या 5 रेजिस्टर पैरेलल में दिखते हैं, मैं सबसे पहले उनको उनके रिजल्टेंट से रिप्लेस करता हूँ, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि I इंटू आर इक्विवेलेंट, ये अगर I है और ये आर इक्विवेलेंट है, तो I इंटू आर इक्विवेलेंट जो टोटल वोल्टेज है वो भी 21 वोल्ट है। तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ तो उससे भी मेरा I आ जाएगा। हाँ, मैं ये जैसे ही मेरे को 3 पैरेलल में दिखते हैं मैं उनको उनके रिजल्टेंट से रिप्लेस करता हूँ, और ये मैं कहता हूँ कि रिजल्टेंट में जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है, और I इंटू आर इक्विवेलेंट 21 है। पर अब बस ये इनका आर इक्विवेलेंट निकालना थोड़ा आपके लिए कठिन रहेगा। तो सबसे बड़ा या सिंपल रेशोज नहीं आ रहे, सिंपल रेशो नहीं आ रहे, इसलिए यही सब करना पड़ेगा आपको। 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम हो जाएगा इसका 12, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 12 और 3 15/12, ये आर इक्विवेलेंट है। तो अब आप I को क्या बोलेंगे? टोटल I है 21 अपॉन 15/12। इसको मैं 3 से कर देता हूँ, ये 4/5 आ गया, इसलिए 84/5 आ गया, है ना? ठीक है, तो इसको मैं डबल सीधे कर 168/10 कर देता हूँ। टोटल करंट अब की बार आ रहा है 16.8 एम्पियर, और ये 13 है, ये
12 है और ये 13 है, तो बस ठीक है, इसको फिर हम यहाँ छोड़ देंगे, टोटल करंट आ जाएगा। ये आर इक्विवेलेंट वाला मेथड। हाँ, इसको आप इन्वर्स करेंगे, ये 1/R इक्विवेलेंट है, ये 1/R इक्विवेलेंट है, इसे इन्वर्स करेंगे तो R इक्विवेलेंट आएगा 12/13, यहाँ ये आएगा 12 और यहाँ आएगा 13, और ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, ये 3 4 सा हो जाएगा और ये 3 7 सा हो जाएगा, तो 91/4। अब आपको इसमें करंट निकालना है, 4 वाले में करंट निकालना है। यहाँ पर अब मेरे को टोटल करंट दिया है और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ यही है, पैरेलल में जब करंट बढ़ता है ना, तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि जिस ब्रांच में चाहिए रेजिस्टेंस उसको छोड़ दो और बाकी दो को उनके रिजल्टेंट से रिप्लेस कर लो। मेथड तो दसियों हो सकते हैं, बट ये लिख दीजिए, आप लिख दीजिए, retain the resistor in which current is to be found, पैरेलल की बात कर रहा हूं मैं, replace the remaining by their resultant, so that we have only 2 parallel branches bus. Now I proportional to 1/R, यानी I1 चाहिए तो R2 upon R1 plus R2 into total current, जितने भी जिसमें करंट चाहिए आपको उसको जिंदा रखिए, बाकी सारे रेजिस्टेंसेस को उनके रिजल्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए और फिर करंट का बंटवारा रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशियो में कर दीजिए, कहानी खत्म। अब ये 20 और 5 का रिजल्टेंट हुआ 4, मेरे पास एक ये 4 है और एक और ये 4 है, और अगर रेजिस्टेंस बराबर बराबर होते हैं तो करंट आधा आधा जाता है, 10 में से 5 यहाँ जाएगा, मुझे इनका रेजिस्टेंस पता है, इनका है 20 to 5 अपॉन 20 plus 5, तो नीचे 5 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 4 plus 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 20 upon 5, ये 4 आ गया, ये तो पक्का था कि आंसर 5 से तो छोटा ही आना है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, अप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट है और 3 वाले पे वोल्टेज निकालना है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ है, सबसे पहले चेक करिए कि कॉमन ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए these two branches are independent of each other, इसलिए अगर आप चाहें तो आप इसे अवॉइड ही कर दीजिए पूरी तरह से। अगर इतने पोर्शन में बैटरी के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर बैटरी के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, then this branch and this branch are independent of each other, बस आप तो इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब सर्किट में I जा रहा है V/R 10/7, और अब आपको जिसका वोल्टेज चाहिए उसका I into उसका R, I तो पूरे सर्किट में 10/7 है और इसका R 30/7, ये दोनों ब्रांचें एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। अदरवाइज भी आप कैलकुलेट करते, अदरवाइज आप क्या करते, पूरा आर इक्विवेलेंट निकालते, फिर बैटरी से करंट निकालते और या करंट को इन ब्रांच रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो भी आंसर यही आना था। और उस बात का फायदा उठाइए, चेक किया करें पहले कि बैटरी के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है। इस सर्किट में आपको ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, ए बी के अक्रॉस वोल्टेज। हाँ, ये 4 और 4 पैरेलल में है, 2 और 4 6, बैटरी से जो चलने वाला करंट है वो 12/6 है और 2 एम्पियर है, जो करंट है वो 2 एम्पियर है, और 2 एम्पियर में से अब ये 1 एम्पियर यहाँ चला जाएगा और 1 एम्पियर यहाँ चला जाएगा। हाँ, मेरे को ए बी का वोल्टेज चाहिए, ए बी का वोल्टेज चाहिए, तो इसका I into इसका R और 1 into 4
हाँ ये 4 वोल्ट इसका आंसर। मुझे सारे करंट्स भी पता है और सारे वोल्टेजेस भी पता है। यहाँ वोल्टेज कितना है, यहाँ वोल्टेज है 4 टू 8 वोल्ट। 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट यहाँ गिर गया तो 4 वोल्ट यहाँ पे भी है और 4 वोल्ट यहाँ पे भी है, ये दोनों तो पैरेलल में है ना। अब इसमें हम माइनर से चेंज कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। 5 स्टार दे दीजिए इस पे कि अगर मैं ब्रांच ए को रिमूव करता हूँ तो इसके वोल्टेज और इसके वोल्टेज और सर्किट के करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, एंड आल्सो द इफेक्ट ऑन सर्किट करंट, यानी बैटरी से चलने वाला करंट। ये सब आपको आप सोचने, और ये बात मेरे बड़े काम की है, इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, आगे काम आएगा। इस क्वेश्चन में मेनली हमें यही चाहिए, डेटा नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे फाइनली यही चाहिए कि ईएफ के वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा और सीडी के वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा और सर्किट के करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं समझता हूँ कि मैं कैलकुलेशंस पूरी कर सकता हूँ। अगर ये नहीं है, अगर ए बी को मैंने ऐसे रिमूव कर दिया है तो एक 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, ये सीडी है और ये ईएफ है और ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये भी 4 ओम है। अब बस इतना सा सर्किट बचा और 12/8 1.5 एम्पीयर सर्किट में करंट चल रहा है। करंट पहले 2 एम्पीयर चलता था, अब करंट कम चल रहा है। अब करंट कम चल रहा है तो पहले तो आपको यही बताना है टोटल जो बैटरी करंट है वो डिक्रीजेस। इसका आपको याद ही रखना है, याद रखना कि आगे काम आएगा कि बैटरी से जो चलने वाला करंट है वो कम हो गया। अब इस पर वोल्टेज हो गया 1.5। अब तो ये दोनों बराबर बराबर है तो 6 वोल्ट यहाँ गिरेगा, 6 वोल्ट यहाँ गिरेगा। यहाँ पहले 8 वोल्ट गिरता था तो 6 वोल्ट गिर रहा है, तो जो सीरीज में रेजिस्टेंस है ना बैटरी के, उसका वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। जो सीरीज में रेजिस्टेंस है बैटरी के कॉमन पाथ में, उसका वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। और वो जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है ऊपर ब्रांच का, जो रेजिस्टेंस एक पैरेलल ब्रांच थी, ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा और वोल्टेज बढ़ जाएगा तो आईसीडी भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इसका करंट था पहले 1 एम्पीयर और अब इसमें करंट 1.5 एम्पीयर जा रहा है। ये केस अगर आप याद रखेंगे तो आगे कहीं अच्छा केस डिस्कस करने में काम आएगा। मैं समझा तो यूं ही रहा हूं कि जैसे ही मैंने पैरेलल में से एक रेजिस्टेंस हटाया वैसे ही टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया। करंट कम हो गया तो यहाँ होने वाला ड्रॉप कम हो गया। ये ड्रॉप कम हो गया तो बचा हुआ वोल्टेज यहाँ जो है वो बढ़ गया। जैसे बता रहा हूँ, जैसे मैंने रेजिस्टेंस पैरेलल में से हटाया तो रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ गया और करंट कम हो गया। बैटरी से चलने वाला करंट कम हो गया तो यहाँ से ड्रॉप होता है आई टू आर, वो कम हो गया। और जब 12 में से यहाँ का वोल्टेज कम हो गया, इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज बढ़ गया और यहाँ का वोल्टेज बढ़ गया तो यहाँ का करंट भी बढ़ गया। इसे याद रखने की कोशिश करिए, तरीका एक ही है, बहुत बार रिवीजन करिए। इस सर्किट में अब आपको 6 ओम का ये जो रेजिस्टेंस है इस पे वोल्टेज निकालना है। हाँ, जिसका मुझे V चाहिए ना उसका I निकाल दो और I इंटू R से V मिल जाए। मेरे को इसका I निकालना है, ठीक है। अब पहले मैं बैटरी से चलने वाला I निकालता हूँ। ये 2 और 1 3 हो गए, ये 3 और 6 पैरेलल में 2 हो गए, ये 2 और 4 6 हो गया, 6 और 3 पैरेलल में 2 हो गया, फिर 4 + 2 + 4 10 हो गया। तो 120/10 12 एम्पीयर करंट यहाँ से चला। फिर से बता देता हूँ, 2 और 1 3, 3 और 6 2 पैरेलल में, फिर वो 2 और 4 6, फिर 3 और 6 पैरेलल में 2, फिर 4 2 और 4 जो है 12 एम्पीयर। यहाँ 12 एम्पीयर रहेगा और यहाँ 12 एम्पीयर रहेगा। अब मुझे इस ब्रांच का करंट चाहिए और मैं शायद ऐसे सॉल्व ना कर पाऊँ कि इसको रिटेन कर लूँ और बाकी जितने भी हैं उनका रिजल्टेंट बना लूँ। मैं एक ये ब्रांच ले लेता हूँ, एक ये ब्रांच ले लेता हूँ
और एक ये ले लेता हूँ। ये मैं डायरेक्ट नहीं ले पाऊंगा, मुझे यहाँ इसको ऐसे ऐसा गैप दे देना चाहिए। नहीं, जो मुझे सिखाना था ना वो ये सिखाना था कि तुम जो करंट बांटोगे ये पूरे रेजिस्टेंस के हिसाब से, वो इसमें और बचा हुआ इसमें मत शो कर देना। देखो यहाँ तक तो 12 आ रहा है, ये सही है। अब ये 3 है और ये 6 है, 2 है, 2 है और 4 या 6 है, तो 3 और 6 पैरेलल में है। अगर 3 और 6 पैरेलल में है तो इनका रेशियो 1:2 है। 2/3 यहाँ जाएगा और 1/3 यहाँ जाएगा, 12 का 1/3 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा एक्चुअली 4 एम्पियर आएगा, और वो 4 एम्पियर यहाँ नहीं आएगा, डायरेक्ट इसमें मत दिखा देना, इसको ऐसा बना लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि ये 3 है और इसके पीछे जितने भी हैं, ये 3 है और इसके पीछे जितने भी हैं वो सब मिलके यहाँ ये 12 एम्पियर आ रहा है, और ये सब मिलके हो रहे हैं 3 और 6 2 और 4 6, ये हो रहा है 6 ओम। और अगर आपको इस ब्रांच का करंट निकाल लेता हूँ मैं, जैसे मैं यहीं का निकाल लेता हूँ, हो जाएगा 3/3 + 6 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि करंट का बंटवारा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस पाथ पे रेजिस्टेंस कम है वहाँ करंट ज्यादा जाएगा। आपको यहाँ का करंट चाहिए ना, तो ये बड़ा रेजिस्टेंस है तो आंसर छोटा लाना है, इसके लिए न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो ये 3/9 × 12 हो गया, तो ये 12/3 4 एम्पियर हो गया। तो वो 4 एम्पियर जो करंट आ रहा है ना वो एक्चुअली यहाँ आ रहा है, यहाँ 4 एम्पियर आ रहा है। अब अगर ये मैंने अलग अलग नहीं बनाए, नोड मैंने अलग अलग नहीं बनाए, तो हो सकता है मैं एक इसमें और एक इसमें डायरेक्ट 4 एम्पियर दिखा दूं। ये सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है, उसको संभालना है बस, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ 4 एम्पियर आ रहा है और ये दो पैरेलल ब्रांचेस हैं, एक तो ये 6 है और एक इसके पीछे जितने भी आ रहे हैं उनका रिजल्टेंट है ये 3 है। फिर से मैं ये बोल सकता हूँ, जो मेंटली कर सकते हैं उनके लिए मैं बोल सकता हूँ इनका रेशियो 2:1 है, तो इसका रेजिस्टेंस टोटल का 2/3 है और इसका रेजिस्टेंस टोटल का 1/3 है। रेजिस्टेंस 1/3 है तो यहाँ करंट 2/3 आएगा। यार मुझे इसी का करंट चाहिए और मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से ही निकाल लेता हूँ, पड़ोसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 3/9 × 4, ये 4/3 एम्पियर आ गया। इसका जो करंट है यहाँ ये 8 एम्पियर यहाँ आ रहा था, 4 एम्पियर वहां गया था, यहाँ पे 4 में से 4/3 एम्पियर यहाँ आ गया, है ना। बस अब मेरे को जिसका भी चाहिए उसका I × उसका R, मुझे इसका भी चाहिए ना, इसका I × R, तो 4/3 × 6, और हम ये 8 वोल्ट इसका आंसर आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ जब आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इधर जो करंट आएगा वो कहीं डायरेक्ट आप इसमें मत भेज देना, वो इस कॉम्बिनेशन में जा रहा है। बस यही रिस्क थी। अगर आप इस सवाल में करंट का मेथड ना करें, वोल्टेज का मेथड करें, तो बाद में आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि इसको आप छोड़ सकते हो, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है क्योंकि वही इसके अक्रॉस है, तो वोल्टेज से भी आप कर सकते हैं। ये 4 है, ये 4 है, पहले इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए और जो इनके रिजल्टेंट पे वोल्टेज है वही इस ब्रांच पे भी वोल्टेज है और वही इनके पैरेलल पे भी, फिर इतने पोर्शन का रिजल्टेंट निकाल लीजिए तो वोल्टेज का मेथड भी चल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बैटरी का वोल्टेज निकालना है, सिर्फ इसकी दो बातें पता है आपको, बैटरी का वोल्टेज निकालना है आपको। देखिए शुरुआत वहां से करिए जिसकी दो बातें पता, इसका V पता है और इसका R पता है, तो इसका I निकाल लीजिए। इसका I है V/R, इसका I है 2/3 एम्पियर V/R। अच्छा इसका वोल्टेज 2 है तो इसका वोल्टेज भी 2 है, पैरेलल में है एकदम डायरेक्ट। अब इसका I भी मैं निकाल सकता हूँ V/R, तो 2/6 1/3 एम्पियर,
और अब यहाँ टोटल करंट आएगा ये प्लस ये 2/3 प्लस 1/3 यानी कि 1 एम्पियर। अब मैं इसका वोल्टेज निकाल सकता हूँ, इसका भी, जिसकी दो बातें पता है बस उसकी तीसरी बात निकाल लो। इसका आई पता और इसका आर पता है, इसका वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट। और अब इस लूप में आप केवीएल लगा दोगे तो 2 वोल्ट यहाँ गिर रहा है, 2 वोल्ट यहाँ गिर रहा है, हाँ 4 वोल्ट इसका सही जवाब है। इसमें आपको आर की वैल्यू बतानी है। अब मुझे इसकी दो बातें पहले पता है, तो V बाय आर, गलती से भी R बाय V ना हो जाए, तो V बाय आर इसका 1 एम्पियर है। अब इसका अगर वोल्टेज 6 वोल्ट है तो मुझे इसका भी वोल्टेज 6 वोल्ट है, और कोई फायदा नहीं क्योंकि इसकी एक ही जानकारी है। इस पे ट्राई करता हूँ। अब 10 में से अगर 6 यहाँ गिर रहा है तो पक्का ये 4 वोल्ट गिर रहा है। अब मुझे इसकी भी दो बातें पता है, और इसका आई है V बाय आर 4/2। 2 एम्पियर करंट इसमें है और 1 एम्पियर करंट इसमें है, इसका मतलब इसमें 1 एम्पियर करंट है। और अब इसका V इसका I इंटू इसका R, इसका वोल्टेज है 6, I है 1 और R है इसका 6 ohms। दिस इज अ लवली क्वेश्चन। Current through the ideal emitter both when S1 and S2 are open or closed is same. तो आपको R की वैल्यू बतानी है। पहले तो S1 S2 ओपन है और बाद में S1 S2 दोनों ही क्लोज्ड हैं। यानी दोनों बार एमीटर का रीडिंग सेम है और रेजिस्टेंस इसका दिया नहीं है, तो इसका रेजिस्टेंस मतलब 0 है। आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, और जो कुछ दिया ना हो, जिसकी वैल्यू दिया ना हो, उसे हम कोई सिंपलीफाइंग अजम्पशन कर ही लेते हैं। अब आपको R की वैल्यू निकालनी है। देखिए कह रहा है कि ये एमीटर का तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं और इसकी रीडिंग पर दोनों बार सेम है जब सर्किट ओपन हो या क्लोज्ड हो। स्विच तो पहले तो मैं स्विच दोनों ओपन ही मान लेता हूँ। जब ये दोनों स्विच ओपन है उस समय ये सर्किट है, ये तो सर्किट में है ही नहीं, बस ये बाहर वाला सर्किट है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 400 प्लस 50 450। तो सर्किट का करंट हो गया V बाय R, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ये 1 एम्पियर हो गया। ये करंट 1 एम्पियर बाद में भी रहेगा, ये करंट 1 एम्पियर बाद में भी रहेगा, और बाद में ये ऐसे है। जब आपने स्विच क्लोज कर दिया ना तो ऐसा हो गया, और आप समझते हैं कि ये 0 और R पैरेलल में है। यहाँ जो भी करंट आएगा वो सारा यहाँ से जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस के दोनों एंड, अगर इस पॉइंट का नाम X है तो इस पॉइंट का नाम भी X है, और X और X के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो आप इसे हटा दीजिए। अब सर्किट में, अब सर्किट इफेक्टिवली ये बच गया। और अब ये तो वही है, दो पैरेलल में और एक सीरीज में है। अब ये तो वही केस है, वो 50 वाला हट जाएगा। शॉर्ट सर्किट कर दिया इसने, क्योंकि उस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स सेम वायर से कनेक्टेड है, तो वो दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। अब ये केस हमारा शायद जाना पहचाना है, क्योंकि मेरे को अब इसकी दो बातें पता है। तो मुझे इसका अभी वोल्ट पता है 100 वोल्ट, इसकी दो बातें पता है I और R, क्योंकि इसका करंट अभी भी 1 एम्पियर है। अब 450 में से यदि ये 100 वोल्ट है, तो हालांकि खैर ये भी 100 वोल्ट है, और इसका मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसमें एक ही चीज पता है, I और R दोनों ही अननोन है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो 450 में से 100 जब वहाँ गिर रहा है तो यहाँ है 350 वोल्ट। अब मुझे इसकी दो बातें पता है, तो इसका जो करंट है, इसका जो करंट है वो है V बाय R, तो 350 अपॉन 300, 35/10, 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो 7/6। ठीक है, यहाँ करंट जा रहा है 7/6 एम्पियर। अब 7/6 एम्पियर में से 1 एम्पियर करंट यहाँ जा रहा है, तो इसका जो करंट है ना वो है 7/6 - 1। यहाँ से करंट 7/6 जा रहा था,
यहाँ 7/6 -1/6। अब मुझे इसकी भी दो बातें पता है। अब इसका I इंटू इसका R, इसका वोल्टेज है जो कि 100 है, तो I इसका है 1/6 इंटू R इज इक्वल टू 100, तो R इज इक्वल टू 600 ओम हो गया।